हेलो फ्रेंड्स एंड ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, भगवती पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी के स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ठीक है, क्या पढ़ा था? वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। हमारा जो टॉपिक चल रहा है, नए विद्यार्थियों के लिए बता दें हम कि हमारा टॉपिक चल रहा है टिश्यू सिस्टम, जिसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं टिश्यू सिस्टम। क्या पढ़ रहे हैं? टिश्यू सिस्टम। उसका हमारा थर्ड पार्ट जो है वह है आज ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं हम? भरण ऊतक तंत्र। क्या क्या कहते हैं? भरण ऊतक तंत्र। इससे पहले हमने दो टॉपिक्स पढ़ लिए थे। एक तो पढ़ लिया था हमने एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, और सेकंड जो पढ़ा था वह पढ़ा था वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। आज का टॉपिक है वह है भरण ऊतक तंत्र या ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ठीक है, देखो इसके अंतर्गत क्या पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए भरण ऊतक किसे कहते हैं। ठीक है, भरण ऊतक जो है वह ये होता है कि ऐसा ऊतकों का ऐसा समूह। ठीक है, ऊतक तंत्र, ऊतकों का ऐसा समूह जो जीवित प्रोटोप्लास्ट युक्त, कैसे? जीवित प्रोटोप्लास्ट युक्त कोशिकाओं से निर्मित हो। किससे निर्मित हो? कोशिकाओं से निर्मित हो तथा भोजन का संचय करता हो। भोजन का संचय करता है, उसे भरण ऊतक तंत्र कहते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं? भरण ऊतक तंत्र। ऊतकों का ऐसा समूह जो जीवित प्रोटोप्लास्ट युक्त कोशिकाओं से निर्मित हो तथा भोजन का क्या करता हो? संचय करता हो। ऐसे ऊतक तंत्र को क्या कहा जाता है? भरण ऊतक तंत्र कहा जाता है। भरण ऊतक तंत्र जो होते हैं मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो भागों में बांटा गया है इनको। भरण ऊतक तंत्र तो पहले जो होते हैं वह होते हैं बाह्य रंध्रीय भरण ऊतक तंत्र। ठीक है, कौन से? बाह्य रंध्रीय भरण ऊतक तंत्र, जिनको कहा जाता है एक्स्ट्रा स्टीलर टिश्यू ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ठीक है, सेकंड जो होते हैं वह होते हैं अंतःरंध्रीय भरण ऊतक तंत्र। कौन से? अंतःरंध्रीय भरण ऊतक तंत्र, जिन्हें कहते हैं हम इंटर स्टीलर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ठीक है, इंटर स्टीलर ग्राउंड टिश्यू। दो प्रकार के भागों में इनको बांटा गया है भरण ऊतक तंत्र। बाह्य रंध्रीय भरण ऊतक तंत्र किस जो है, इसके अंतर्गत हम 3-4 ऊतकों का वर्णन करते हैं। पहला जो है इसमें वह होता है हाइपोडर्मिस। ठीक है, कौन सा होता है? हाइपोडर्मिस। सेकंड जो होता है वह होता है कॉर्टेक्स। ठीक है, जिसे हम बलकुट भी कहते हैं। तीसरा जो होता है वह होता है एंडोडर्मिस। क्या होता है? एंडोडर्मिस। चौथा जो होता है वह होता है हमारा एक्सोडर्मिस। ठीक है, कौन सा? एक्सोडर्मिस। ये चार ऊतक जो हैं वह किसके अंतर्गत आते हैं? हमारे एक्स्ट्रा स्टीलर ग्राउंड टिश्यू के अंतर्गत आते हैं। हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस एंड एक्सोडर्मिस। इंटरस्टीलर के अंतर्गत जो टिश्यू आते हैं हमारे वह होते हैं, पहला जो होता है इसके अंतर्गत वह होता है पेरिसाइकल। ठीक है, सेकंड जो होता है वह होता है मेडुला। ठीक है, मज्जा। तीसरा जो होता है इसके अंतर्गत थर्ड वह होता है मेडुलरी रेज। ठीक है, मज्जा रश्मियां। ठीक है, यह किसके अंतर्गत आते हैं? हमारे अंतःरंध्रीय ग्राउंड टिश्यू के अंतर्गत आते हैं। दोबारा देखिए इसे। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम किसे कहते हैं? ऊतकों का ऐसा समूह जो जीवित प्रोटोप्लास्ट युक्त कोशिकाओं से निर्मित हो तथा भोजन का संचय करता है, उसे क्या कहते हैं? हम भरण ऊतक तंत्र कहते हैं। इसके अंतर्गत दो प्रकार के ऊतकों को शामिल किया जाता है। पहला होता है बाह्यरंध्रीय एक्स्ट्रा स्टीलर और दूसरा होता है अंतःरंध्रीय इंटर स्टीलर।
एक्स्ट्रा स्टेलर के अंतर्गत क्या आते हैं? हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस एंड एक्सोडर्मिस, ठीक है। और इंटरस्टेलर के अंतर्गत आते हैं पेरिसाइकल, जिसे हम परिरंभ कहते हैं, मेडुला, मज्जा, मेडुलर रेज, मज्जा, दशमियां। आज हम इन सभी ऊतकों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। हाइपोडर्मिस क्या है, कॉर्टेक्स क्या है, एंडोडर्मिस क्या होते हैं, ठीक है। यदि हम एक टीएस देखें, स्टेम की किसी टीएस को देखें तो उसमें ऊपर से नीचे तक कुछ भाग दिखाई देते हैं, ठीक है। ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? हमारे टिश्यू सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले जो एक्स्ट्रा स्टेलर है उसमें जो है पहला जो भाग है हमारा वह है हाइपोडर्मिस, ठीक है। कौन सा? हाइपोडर्मिस, ठीक है। एक्स्ट्रा स्टेलर के अंतर्गत पहला जो ऊतक है ग्राउंड टिश्यू में वह है हाइपोडर्मिस, ठीक है। अब देखिए हाइपोडर्मिस से ये हमारे क्या है, एक डाइकोट स्टेम की टीएस ली है हमने, उसमें सभी ऊतकों को बताया गया है। सबसे ऊपरी भाग जो होता है वो होता है हमारा एपिडर्मिस, जो कि हमने एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के अंतर्गत पढ़ा था, ठीक है। अब एपिडर्मिस से, ठीक है, अंदर तक जितने भी कोशिकाओं से निर्मित ऊतक होते हैं वह किसके अंतर्गत आते हैं? हमारे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। इसमें सबसे पहला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है वह कौन सा है? हाइपोडर्मिस, ठीक है। अब देखें तो हाइपोडर्मिस कहाँ पर निर्मित होता है? हाइपोडर्मिस जो होता है एपिडर्मिस के नीचे का भाग होता है। कहाँ पर स्थित होता है? एपिडर्मिस के नीचे स्थित होता है तथा कॉर्टेक्स के आउटर पार्ट्स में पाया जाता है। कहाँ पर उपस्थित होता है? कॉर्टेक्स के आउटर पार्ट्स में होता है तथा एपिडर्मिस के नीचे होता है। इसलिए हाइपोडर्मिस को हम किस नाम से भी जानते हैं? इसे हम आउटर कॉर्टेक्स भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? इसे हम आउटर कॉर्टेक्स भी कहते हैं, ठीक है। अब कहाँ पर स्थित होता है ये? दूसरा भाग कहाँ पर स्थित होता है? एपिडर्मिस के नीचे, ठीक है। किसके नीचे? एपिडर्मिस के नीचे स्थित होता है। यह जो होता है कौन सी कोशिकाओं से निर्मित होता है? एपिडर्मिस के नीचे 3 से 5 स्तरीय रूप में पाया जाता है। किस रूप में? कितने स्तरीय होता है? 3 से 5 स्तरीय जो भाग होता है वह क्या कहलाता है? हमारा एपिडर्मिस कहलाता है। और मोस्टली यह जो होता है हाइपोडर्मिस, ठीक है, कौन सी कोशिकाओं से निर्मित होता है? कौन से ऊतकों से निर्मित होता है? कोलेनकाइमा या ये कहते हैं हम स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। कोलेनकाइमा या स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाओं से निर्मित होता है, ठीक है। कोलेनकाइमा स्थूलकोण ऊतक और दृढ़ोतक कोशिकाओं से निर्मित ऊतकों को क्या कहते हैं? हम हाइपोडर्मिस का निर्माण होता है। हाइपोडर्मिस जो होते हैं, हाइपोडर्मिस में जो इंट्रासेलुलर स्पेस होते हैं वो क्या होते हैं? एब्सेंट, ठीक है। इंटरसेलुलर स्पेस क्या होते हैं? एब्सेंट होता है, ठीक है। इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है? एब्सेंट होता है। तो ये हमारा जो भाग है वह क्या कहलाता है? हाइपोडर्मिस कहलाता है। हाइपोडर्मिस जो भाग है केवल इसमें पाया जाता है स्टेम में, ठीक है। किसमें पाया जाता है? स्टेम में पाया जाता है। तो ये हमारा पहला भाग है क्या? हाइपोडर्मिस। दोबारा देख लें, हाइपोडर्मिस को क्या कहते हैं? हम आउटर कॉर्टेक्स भी कहते हैं। कहाँ पर स्थित होता है? एपिडर्मिस के नीचे 3 से 5 स्तरीय दृढ़ोतकीय या क्या कहते हैं? स्थूलकोण ऊतकीय कोशिकाओं से निर्मित जो ऊतक है वह क्या कहलाता है? हमारा हाइपोडर्मिस कहलाता है। तथा यह इसमें किसी कोशिकाओं में, इस हाइपोडर्मिस में अंतरकोशिकीय अवकाश इंटरसेलुलर स्पेस जो होते हैं वह क्या पाए जाते हैं? एब्सेंट पाए जाते हैं। हाइपोडर्मिस जो होता है किसमें उपस्थित होता है? स्टेम में उपस्थित होता है। इसके जो फंक्शन है मुख्य रूप से जो कार्य है वह क्या होता है? इसका मुख्य कार्य क्या है? यह एक प्रकार का जल अवरोधी जैकेट के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में कार्य करता है? जल अवरोधी जैकेट के रूप में कार्य करता है। अर्थात एक रूप से, एक प्रकार से देखें तो क्या है ये? सुरक्षात्मक आवरण, ठीक है। जो इसके आंतरिक ऊतक हैं कॉर्टेक्स वगैरह, उसके लिए किसके रूप में कार्य करता है? सुरक्षात्मक आवरण के रूप में कार्य करता है। तथा कुछ रूप से यह भोजन के संचय में भी क्या होता है? सहायक होता है। तो ये हमारा क्या है? पहला भाग जो कि क्या कहलाता है? हमारा हाइपोडर्मिस, ठीक है। दूसरा जो मुख्य भाग है हमारा वह है, दूसरा एक्स्ट्रासेलुलर जो सिस्टम है वह क्या है? कॉर्टेक्स। क्या है? कॉर्टेक्स, ठीक है।
है दूसरा जो भाग है वह क्या है कॉर्टेक्स, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं वर्कुल। ठीक है, क्या कहते हैं वर्कुल। और वर्कुल कहाँ पर स्थित होता है, देखो वर्कुल जो है देखो यहाँ पर ये पूरा भाग दिखाई दे रहा है जो बहुस्तरीय क्षेत्र होता है। यह बहुस्तरीय क्षेत्र जो है कहाँ पर स्थित है, हाइपोडर्मिस और एंडोडर्मिस। ठीक है, दो भाग हैं हाइपोडर्मिस और एंडोडर्मिस के मध्य में जो बहुस्तरीय क्षेत्र होता है वह क्या कहलाता है, कॉर्टेक्स कहलाता है। यह जो होता है मुख्य रूप से कॉर्टेक्स कौन सी कोशिकाओं से निर्मित होता है, मृदुकीय कोशिकाओं से, जीवित कोशिकाओं से निर्मित होता है। ठीक है, इसके अंदर कॉर्टेक्स के अंदर अनेक क्या पाए जाते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होते हैं। इंटरसेलुलर स्पेस में जो होता है कई अन्य पदार्थों जैसे रेजिन, टेनिन, गोंद आदि पदार्थों का क्या होता है, संचय होता है। अर्थात ये कॉर्टेक्स की कोशिकाएं जो है मुख्य रूप से भोजन संचय का कार्य करती हैं। किसका कार्य करती हैं, भोजन संचय का कार्य करती हैं। तो कॉर्टेक्स जो है इसे क्या कहते हैं, वर्कुल कहते हैं। यह कहाँ पर स्थित होता है, हाइपोडर्मिस हाइपोडर्मिस एंड एंडोडर्मिस के मध्य का मृदुकीय कोशिकाओं से निर्मित, कौन सी कोशिकाओं से, मृदुकीय कोशिकाओं से निर्मित बहुस्तरीय क्षेत्र कॉर्टेक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, कॉर्टेक्स कहलाता है। ठीक है, बहुस्तरीय जो क्षेत्र होता है कौन सी कोशिकाओं से निर्मित होता है, मृदुकीय कोशिकाओं से निर्मित होता है, क्या कहलाता है, कॉर्टेक्स कहलाता है। कॉर्टेक्स वाले भाग में देखें तो इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है, क्या इंटरसेलुलर स्पेस जो है वह क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इन इंटरसेलुलर स्पेस जो है क्या पाए जाते हैं, गम, रेजिन, टेनिन आदि पदार्थों का क्या होता है, संचय होता है। इसका जो मुख्य कार्य है, जो फंक्शन है, ठीक है, कॉर्टेक्स वाले भाग का जो मुख्य फंक्शन है वह क्या है, फूड स्टोरेज। ठीक है, इसका पहला प्रमुख कार्य जो है वह है भोज्य पदार्थों का संचय। ठीक है, क्या है इसका प्रमुख कार्य, भोज्य पदार्थों का संचय। अब ये जीवित कोशिकाओं से निर्मित है, मृदुकीय कोशिकाओं से निर्मित है, इसलिए यह अन्य फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेस होती है उनमें भी क्या होता है, सहायक होता है। जैसे कार्य में देखिए श्लोक में क्या है, CO2 स्वांगीकरण में सहायक होता है। किसमें सहायक होता है, CO2 स्वांगीकरण में सहायक होता है। थर्ड, श्वसन व उत्सर्जन में सहायक होता है। श्वसन व उत्सर्जन में क्या होता है, सहायक होता है। नेक्स्ट देखिए घावों का भरना, किसका भरना, घावों का भरना आदि ऐसे मुख्य कार्य हैं जिसमें कौन करता है, कॉर्टेक्स करता है। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी, हमारी कॉर्टेक्स वाले भाग की। दोबारा से देख लें एक बार, हाइपोडर्मिस में एंडोडर्मिस के मध्य का बहुस्तरीय मृदुकीय कोशिकाओं से निर्मित बहुस्तरीय क्षेत्र कॉर्टेक्स कहलाता है। इस भाग में इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होते हैं जिनके अंदर गोंद, टेनिन, रेजिन, सेलुलोज आदि पदार्थों का क्या होता है, संचय होता है। यह जो होता है मुख्य रूप से क्या कार्य है, प्रमुख कार्य भोज्य पदार्थों का संचय, CO2 स्वांगीकरण, श्वसन, उत्सर्जन, घावों का भरना। ठीक है, सब जल व भोज्य पदार्थों का संवहन आदि कार्यों में सहायक होता है। तीसरा इसका जो मुख्य भाग है एक्सट्रासेलुलर सिस्टम का वह क्या होता है, एंडोडर्मिस। ठीक है, क्या होता है, एंडोडर्मिस, जिसे हम अंतःत्वचा भी कहते हैं। ठीक है, तीसरा जो मुख्य भाग है एक्सट्रासेलुलर ग्राउंड सिस्टम का वह है एंडोडर्मिस। ठीक है, क्या है, एंडोडर्मिस, जिसे क्या कहते हैं हम, अंतःत्वचा। ठीक है, क्या कहते हैं, अंतःत्वचा कहते हैं। ये देखो ये काम पर स्थित होता है, कॉर्टेक्स जिन कोशिकाओं से निर्मित होता है, पैरेन्काइमेटस सेल से निर्मित होता है, उन्हीं कोशिकाओं से किसकी उत्पत्ति होती है, एंडोडर्मिस की उत्पत्ति होती है। एंडोडर्मिस जो है मुख्य रूप से किसको जोड़ने में सहायक होता है, कॉर्टेक्स और पेरिसाइकल, यानी स्टील होता है हमारा। ठीक है, स्टील मतलब रंध्र जो होता है जहाँ पर ब्लड बंडल स्थित होते हैं
उन दोनों भागों को जोड़ने का कार्य करता है। एंडोडर्मिस जो है किसे कहते हैं, एंडोडर्मिस के देखें हम, ठीक है, रूपांतरित मृदुत्कीय कोशिकाओं से, ठीक है, रूपांतरित किसकी, वलकुट की, ठीक है, वलकुट की रूपांतरित मृदुत्कीय कोशिकाओं से निर्मित, रूपांतरित मृदुत्कीय कोशिकाओं से निर्मित एक स्तरीय परत, एक स्तरीय परत क्या कहलाती है, एंडोडर्मिस कहलाती है, ठीक है, क्या कहलाती है, एंडोडर्मिस कहलाती है। इसको इस रूप में डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ ये भी कह सकते हैं इसको वलकुट की सबसे आंतरिक परत, ठीक है, क्या, वलकुट की सबसे आंतरिक परत जो होती है वह क्या कहलाती है, हमारी एंडोडर्मिस कहलाती है, ठीक है, वलकुट की सबसे आंतरिक परत जो है वह क्या कहलाती है, एंडोडर्मिस कहलाती है। एंडोडर्मिस की क्या विशेषता होती है, इसकी यदि हम संरचना देखें तो इसकी संरचना ये है कि देखिए यहाँ पर इस प्रकार से इसकी जो कोशिकाएं हैं किस प्रकार से पाई जाती हैं, ये जो मुख्य रूप से हैं एक स्तरीय होती हैं, मृदुत्कीय कोशिकाओं से निर्मित होती हैं। इसके अंदर देखें तो कोशिकाएं जो हैं, देखें एक सेकेंड, इस प्रकार की ये क्या है, मान लीजिए ये हमारे एंडोडर्मिस है, ठीक है, एंडोडर्मिस जो है मृदुत्कीय कोशिकाओं से निर्मित होती है। इसमें मुख्य रूप से क्या भाग होते हैं, देखो एंडोडर्मिस की सभी कुछ कोशिकाओं के ऊपर क्या पाए जाते हैं, स्टार्च कण की परत पाई जाती है। एंडोडर्मिस कोशिकाओं के ऊपर क्या पाई जाती है, स्टार्च कण की परत पाई जाती है। इस स्टार्च कण की परत को क्या बोलते हैं हम, स्टार्च शीट, ठीक है, क्या कहते हैं, स्टार्च शीट कहते हैं, ठीक है, किससे निर्मित होती है, स्टार्च पार्टिकल से निर्मित होती है। इनकी कोशिकाओं में क्या होता है कि लिग्निन या सुबेरिन की, ठीक है, लिग्निन या सुबेरिन की अनुप्रस्थ भित्तियों पर लिग्निन या सुबेरिन का क्या पाया जाता है, जमाव पाया जाता है। इस थिकनिंग को क्या बोलते हैं हम, जिससे बैंड के समान संरचनाएं निर्मित हो जाती हैं, इन बैंडों को क्या कहा जाता है, कैस्पेरियन बैंड्स, ठीक है, क्या कहते हैं इनको, कैस्पेरियन बैंड्स कहते हैं, क्योंकि इन बैंडों की लिग्निन और सुबेरिन के स्थूलन बैंड्स की खोज जो की थी, किसने की थी, आर कैस्पेरी नामक वैज्ञानिक ने, किसने की थी, आर कैस्पेरी नामक वैज्ञानिक ने इनकी खोज की थी। इसलिए इन बैंड्स को क्या नाम देते हैं हम, कैस्पेरियन बैंड्स कहते हैं। अब एंडोडर्मिस के अंदर कुछ ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनके ऊपर ना तो स्टार्च शीट पाई जाती है और ना ही क्या पाया जाता है, लिग्निन की स्थूलन पाया जाता है। अर्थात स्टार्च शीट व लिग्निन स्थूलन विहीन जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, इन कोशिकाओं को कहते हैं हम पासे सेल्स, ठीक है, क्या कहते हैं, पासे सेल्स कहते हैं, अर्थात पथ कोशिकाएं, ठीक है, कौन सी कोशिकाएं, पथ कोशिकाएं कहते हैं, जो कि मुख्य रूप से जल संचालन में क्या होती हैं, सहायक होती हैं। तो ये क्या है हमारी एंडोडर्मिस, ठीक है, मुख्य कार्य क्या है इनका, इनकी जो पासे सेल होती है मुख्य रूप से किसके रूप में कार्य करती है, जल संचालन को सुगम बनाने में सहायता करती है। तो ये है हमारे क्या एंडोडर्मिस वाला भाग, इसकी एक परत, वलकुट का भाग। तो दोबारा देखें एंडोडर्मिस क्या है, वलकुट की रूपांतरित मृदुत्कीय कोशिकाओं से निर्मित एक स्तरीय परत क्या है, एंडोडर्मिस कहलाती है। या ये कहते हैं हम वलकुट की सबसे आंतरिक परत जो है वो किसके रूप में कार्य करती है, एंडोडर्मिस के रूप में कार्य करती है। एंडोडर्मिस की कुछ कोशिकाओं के ऊपर, ठीक है, क्या पाया जाता है, स्टार्च कण की एक परत निर्मित हो जाती है। इस परत को क्या कहते हैं, स्टार्च शीट कहते हैं। तथा इन्हीं कोशिकाओं की अनुप्रस्थ भित्तियों पर लिग्निन तथा सुबेरिन का क्या हो जाता है, जमाव हो जाता है, जिससे बैंड निर्मित होते हैं। इन बैंडों को क्या
क्या कहा जाता है, कैस्पेरियन बैंड्स कहा जाता है। इसके अलावा स्टार्च शीट विहीन या कैस्पेरियन बैंड से विहीन यहाँ पर निर्मित नहीं होते, ऐसी कुछ कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं को क्या कहते हैं, हम पासेज सेल या पथ कोशिकाएं कहते हैं, जो कि जल संचालन में सहायक होती हैं। ठीक है, पासेज सेल्स जो है मुख्य रूप से किसके रूप में कार्य करती हैं, हमारी एयर डैम के रूप में कार्य करती हैं, अर्थात वाहिकाओं में, जाइलम में, ठीक है, वाहिकाओं में, ठीक है, एयर्स को रोकने का कार्य, वायु को रोकने का कार्य करती हैं। ठीक है, तथा जल संचालन को क्या बनाती है, सुगम बनाती है। तो ये क्या है, हमारी एंडोडर्मिस। तीसरा चौथा जो मुख्य ऊतक बताया था हमने एक्स्ट्रासेल्युलर में, वह था एक्सोडर्मिस। ठीक है, फोर्थ जो है वह क्या है, एक्सोडर्मिस। ठीक है, एक्सोडर्मिस जो है वह मुख्य रूप से किसके समान होता है, यह एक्सोडर्मिस जो होते हैं केवल किसमें उपस्थित होती हैं, मूलों में। कहाँ पर उपस्थित होती हैं, मूलों में पाया जाता है। ठीक है, मूलों में उपस्थित होती हैं, और यह जो होती है मुख्य रूप से किसके समान होती हैं, तने में उपस्थित, ठीक है, तने में उपस्थित हाइपोडर्मिस के समान, किसके समान, हाइपोडर्मिस के समान होती हैं। ठीक है, जैसे जिस प्रकार से तने में क्या पाई जाती है, एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस पाया जाता है, उसी प्रकार से मूलों में एपिप्लेमा के नीचे, किसके नीचे, मान लीजिए ये क्या है, एपिप्लेमा है हमारी मूलीय त्वचा। ठीक है, मूलीय त्वचा के नीचे क्या स्थित होती है, हमारे इस प्रकार से एक स्तरीय या बहु एक स्तरीय परत किसकी पाई जाती है, एक्सोडर्मिस की पाई जाती है। ठीक है, किसके नीचे स्थित होती है, ये मूलों में एपिप्लेमा के नीचे, और मुख्य रूप से कैसी होती है, एक स्तरीय, किस रूप में पाई जाती है, एक स्तरीय होती है, कठोर होती है, कैसी होती है, कठोर होती है, और कैसी होती है, मृत कोशिकाओं से निर्मित। कौन सी कोशिकाओं से निर्मित, मृत कोशिकाओं से निर्मित होती है। यह जो होती है इसमें भी क्या कहलाती है, हमारी एक्सोडर्मिस कहलाती है। ये जो कोशिकाएं हैं ये किसकी कोशिकाएं, हमारी एक्सोडर्मिस, एक्सोडर्मिस। ठीक है, तो ये है हमारी क्या, एक्सोडर्मिस। दोबारा देखते हैं, केवल कहाँ पर उपस्थित होती है एक्सोडर्मिस, मूलों में उपस्थित होती है, तने में उपस्थित हाइपोडर्मिस के समान होती है, एपिप्लेमा के नीचे पाई जाती है, एक स्थिर कठोर में मृत कोशिकाओं से निर्मित होती है, और मुख्य कार्य इसका हाइपोडर्मिस के समान है। यह मूलों में एक जल अवरोधी जैकेट या सुरक्षात्मक आवरण के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट जो है ये थी हमारे क्या, एक्स्ट्रासेल्युलर सिस्टम, बाह्य रंध्रीय ऊतक। ठीक है, इसके पश्चात आता है हमारा अंतःरंध्रीय। कौन से, अंतःरंध्रीय ऊतक, जिसके अंतर्गत तीन है हमारे अंतःरंध्रीय। पहला जो है वह क्या है, पेरिसाइकल। ठीक है, क्या, पेरिसाइकल, जिसे क्या कहते हैं हम, परिरंध्र, क्या कहते हैं, परिरंध्र। दूसरा जो है वह हमारा मेडुला। ठीक है, क्या है, मेडुला, जिसे क्या कहते हैं हम, मज्जा। ठीक है, थर्ड जो है वह है हमारा मेडुलरी रेंज। ठीक है, क्या, मेडुलरी रेंज अर्थात मज्जा रश्मियां। ठीक है, क्या, मज्जा रश्मि। ये तीन जो है किसके अंतर्गत आते हैं, हमारा इंटरस्टेलर सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। अंतःरंध्रीय ऊतक जो है भरण ऊतक, उसके अंतर्गत तीन ऊतकों को शामिल किया जाता है। परिरंध्र की बात करें कि परिरंध्र क्या है। ठीक है, परिरंध्र के बारे में देखें कि परिरंध्र क्या है। अब परिरंध्र देखो, जो मुख्य रूप से जो होता है वह कहाँ पर स्थित होता है, एंडोडर्मिस के नीचे वाला भाग जो होता है। ठीक है, वह क्या कहलाता है, हमारा पेरिसाइकल कहलाता है। पेरिसाइकल जो है वह कैसी होती है, एक स्तरीय लेयर। ठीक है, कैसी होती है, एक स्तरीय परत होती है, और मुख्य रूप से कौन सी कोशिकाओं से निर्मित होती है, ये मृदुत्कीय कोशिकाओं से निर्मित होती है। कौन सी कोशिकाओं से निर्मित, मृदुत्कीय कोशिकाओं से निर्मित होती है। यह जो होती है, आप देखें कि परिरंध्र किसे कहते हैं, परिरंध्र मृदुत्कीय कोशिकाओं से निर्मित वह एक स्तरीय परत होती है जो रंध्र की सीमा का क्या करती है, निर्धारण करती है। किसकी सीमा का निर्धारण करती है, रंध्र की सीमा का निर्धारण करने वाली जो परत है वह क्या कहलाती है, परिरंध्र
कहलाती है। परिरंभ की उत्पत्ति से संबंधित बात करें कि परिरंभ की उत्पत्ति किससे होती है? परिरंभ की उत्पत्ति उन्हीं विभेजोतक से होती है या उन्हीं कोशिकाओं से होती है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, परिरंभ की उत्पत्ति उन्हीं कोशिकाओं से होती है, उन्हीं कोशिकाओं से होती है जिनसे वैस्कुलर बंडल निर्मित होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? वैस्कुलर बंडल निर्मित होते हैं, उन्हीं से किसकी उत्पत्ति होती है? परिरंभ की उत्पत्ति होती है। इसके कार्यों में देखिए, फंक्शन देखिए कि इसका मुख्य कार्य क्या है। ठीक है, परिरंभ जो है क्या कार्य करती है? पहला तो यही है कि यह रंभ की सीमा का क्या करती है? निर्धारण करती है, या तो रंभ की चारों ओर से पाई जाने वाली एक स्तरीय परत है वह परिरंभ के रूप में कार्य करती है। लेकिन इसके कुछ स्पेशल फंक्शंस हैं, जैसे पहला जो फंक्शन है इसका वह है पार्श्व मूलों की उत्पत्ति। ठीक है, क्या है? पार्श्व मूलों की उत्पत्ति। ठीक है, यानी लेटरल जो रूट होती हैं उसकी उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? पेरिसाइकल के द्वारा होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, कॉम्पिटिटिव एग्जामों में, नीट के एग्जामों में पूछा जाता है वो कि पार्श्व मूलों की उत्पत्ति कौन से ऊतकों से होती है। तो ध्यान रखना, पेरिसाइकल से पार्श्व मूलों की उत्पत्ति होती है। दूसरा इसका जो मुख्य कार्य है वह है कागएधा का निर्माण। ठीक है, क्या है? कागएधा का निर्माण जो है वो इसके द्वारा होता है, पेरिसाइकल के द्वारा होता है। तीसरा मुख्य कार्य देखिए इसके अंदर कि जो हमारे डाइकोट स्टेम है, ठीक है, कौन से? डाइकोट जो स्टेम है उसके अंतर्गत, ठीक है, डाइकोट स्टेम में अंतःकूलीय एधा का निर्माण। किसका निर्माण? अंतःकूलीय अंतरकूलीय एधा का निर्माण जो है वह किसके द्वारा होता है? अंतरकूलीय एधा का निर्माण जो है वह किसके द्वारा होता है? परिरंभ के द्वारा होता है। तो इसके ये कुछ मुख्य कार्य हैं जिसके परिरंभ के, पहला पार्श्व मूलों की उत्पत्ति, कागएधा का निर्माण, और डाइकोट स्टेम में अंतरकूलीय एधा का निर्माण जो होता है किसके द्वारा होता है? पेरिसाइकल्स के द्वारा होता है। नेक्स्ट जो है वह क्या है? हमारा मेडुला। ठीक है, क्या है? मेडुला। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? मज्जा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मज्जा भी कहते हैं। मज्जा क्या है? मेडुला क्या है? देखें कि तने व मूल का, तने व मूल का, ठीक है, कौन सी कोशिकाओं से? मृत कोशिकाओं से या जीवित कोशिकाओं से निर्मित तने व मूल का सबसे केंद्रीय भाग, सबसे केंद्रीय जो भाग होता है वह क्या कहलाता है? मेडुला कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? मेडुला कहलाता है, जो कि कौन सी कोशिकाओं से निर्मित होता है? जीवित कोशिकाओं से निर्मित होता है। और इसका जो मुख्य कार्य है वह क्या है? भोजन का संचय करना। क्या है इसका मुख्य कार्य? भोजन का संचय करना इसका क्या है? मुख्य कार्य होता है। ये देखो बीच में दिखाई दे रहा है कि यदि हम इसके को देखें टीएसयू सबसे केंद्रीय भाग होता है वह क्या कहलाता है? मेडुला कहलाता है। तीसरा जो मुख्य भाग है हमारा, तीसरा जो इंटरस्टेलर सिस्टम है वह क्या है? मेडुलरी रेंज। ठीक है, क्या है? मेडुलरी रेंज, जिन्हें हम मज्जा रश्मियां कहते हैं। मज्जा रश्मियां जो है वो कहाँ पर स्थित होती हैं? मज्जा रश्मियां जो है मुख्य रूप से सेकेंडरी टिश्यू, ठीक है, जाइलम और स्टेम व रूट्स में जो सेकेंडरी टिश्यू का निर्माण होता है, सेकेंडरी टिश्यू में क्या होती है? ये स्थित होती है या पाई जाती है। ठीक है, अब मज्जा रश्मियां किसे कहते हैं? मज्जा रश्मियां वे भाग है जो कि मेडुला, ठीक है, वेस्कुलर बंडल्स को, ठीक है, वेस्कुलर बंडल्स को, कॉर्टेक्स को जोड़ने का कार्य करती हैं। इसका कार्य करती हैं मेडुला। इसमें देखें यदि हम, तो मेडुला से क्या होती है? कुछ कोशिकाएं निर्मित होती है जो कि किसको जोड़ने का कार्य करती है इस प्रकार से। ठीक है, वह वेस्कुलर बंडल से, ठीक है, और स्टील को, ठीक है, रंग को किससे जोड़ने का कार्य करती है? कॉर्टेक्स से जोड़ने का कार्य करती है। सेकेंडरी ऊतकों में यहाँ तक पहुँच जाती है, भाग तक। ठीक है, तो ये क्या है? वेस्कुलर बंडल्स में कॉर्टेक्स को जोड़ने का कार्य करती हैं। ठीक है,
वैस्कुलर बंडल्स व कॉर्टेक्स, ठीक है, या ये कहते हैं हम वैस्कुलर बंडल्स के अंदर क्या पाई जाती है, मेडुला से निर्मित तो होती है वैस्कुलर बंडल व कॉर्टेक्स को, ठीक है, जोड़ने वाली मृदुत्कीय कोशिकाओं से निर्मित, कौन सी कोशिकाओं से निर्मित, मृदुत्कीय कोशिकाओं से निर्मित, ठीक है, संरचनाएं जो होती हैं, ठीक है, उन संरचनाओं को क्या कहा जाता है, मेडुलरी रेज कहते हैं। क्या कहते हैं, मेडुलरी रेज कहते हैं। मेडुलरी रेज जो होते हैं मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं, एक तो होती हैं प्राथमिक मज्जा रश्मियां, कौन सी, प्राथमिक मज्जा रश्मियां, और दूसरी जो होती है वह होती है द्वितीयक मज्जा रश्मियां, कौन सी, द्वितीयक मज्जा रश्मियां, द्वितीयक मज्जा रश्मियां, ठीक है। अब प्राथमिक मज्जा रश्मियां किसे कहते हैं, द्वितीयक मज्जा रश्मियां किसे कहते हैं। प्राथमिक मज्जा रश्मियां की जो उत्पत्ति होती है वह किसके द्वारा होती है, शीर्षस्थ विभजोतक से, कहां से होती है, शीर्षस्थ विभजोतक से निर्मित, ठीक है, कहां से निर्मित होती है, शीर्षस्थ विभजोतक से निर्मित होती है, ठीक है। इनकी जो कोशिकाएं जो होती हैं, इनसे निर्मित जो कोशिकाएं होती हैं वह मूलों में या तनों में जल व का, ठीक है, किसका, जल का, जल व भोज्य पदार्थों का क्या करती हैं, अनुप्रस्थ संचालन करती हैं। कैसा संचालन करती हैं, अनुप्रस्थ संचालन करती हैं। दूसरी देखें हम द्वितीयक मज्जा रश्मियां जो होती हैं, इनकी जो कोशिकाएं होती हैं जल का क्या करती हैं, लंबवत संचालन करती हैं। कैसा संचालन करती हैं, लंबवत संचालन करती हैं। तो ये क्या है, हमारी मेडुलरी रेज या मज्जा रश्मियां। दोबारा से देख लें एक बार और, कहाँ पर स्थित होती है, सेकेंडरी टिश्यू में स्थित होती है। वैस्कुलर बंडल और कॉर्टेक्स को जोड़ने वाली मृदुत्कीय कोशिकाओं से जो निर्मित रश्मियां होती है, जो ऊतक होता है, वह क्या कहलाता है, मेडुलरी रेज कहलाता है। दो प्रकार की होती है, प्राथमिक मज्जा रश्मियां और द्वितीयक मज्जा रश्मियां। प्राथमिक मज्जा रश्मियां शीर्षस्थ विभजोतक से निर्मित होती हैं कोशिकाओं में। इनकी कोशिकाएं जो होती हैं जल के अनुप्रस्थ संचालन में सहायक होती हैं। दूसरी होती है द्वितीयक मज्जा रश्मियां जो कि वैस्कुलर बंडल से निर्मित होती हैं, ठीक है, सेकेंडरी टिश्यू में पाई जाती हैं, ठीक है, और जल का क्या भोज्य पदार्थों क्या करती है, लंबवत संचालन में सहायक होती हैं। तो ये है पूरे क्या 7 प्रकार के, 4 तुम्हारे एक्स्ट्रासेल्युलर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होती है, इंटरस्टेलर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो ये ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जो है आज कंप्लीट होता है, टिश्यू सिस्टम, ठीक है। आपको आज का वीडियो कैसा लगा, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप डाउट कमेंट बॉक्स में आके अपने क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं तने में द्वितीयक वृद्धि। क्या पढ़ेंगे, तने में द्वितीयक वृद्धि, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जामों में हर दूसरी तीसरी साल आता रहता है, ठीक है। तो बॉटनी के लिए आप लगातार देखते रहिए भगवती पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। थैंक यू।